नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं का भाग 5 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी नाटक का विकास। प्रतिमा जी, गुड इवनिंग। तो इससे पहले आज सुबह हमने हिंदी कहानी से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें। तो ये हमारा हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं जो हैं उसका भाग 5 है। परशुराम जी नमस्कार। तो इसमें हम बात करेंगे हिंदी नाटक का विकास के अंतर्गत हिंदी नाटक और रंगमंच और विकास के चरण, भारतेंद्र युग, प्रसाद युग या प्रसादोत्तर युग और साठोत्तर युग, ये सभी जो कुछ भी हैं सभी कुछ नाटक से संबंधित टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये इकाई 2 जो है आज हमें खत्म करनी है, तो इसके अभी 4 टॉपिक और रह रहे हैं। तो वो कल सुबह तक चारों वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे, चारों क्लास। तो इसलिए आज की लाइव क्लास नहीं होगी, लाइव क्विज नहीं होगी, सॉरी। तो लाइव क्विज में जिसमें हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना और हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं और हिंदी का प्रवासी साहित्य, ये 4 टॉपिक जो हैं इनसे संबंधित क्लास आपको सुबह तक क्लासेस से संबंधित पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, वीडियो प्राप्त हो जाएगा, सभी कुछ आपको क्या लिखा था आपने, मुझे अभी मिस हो गया, किसी का कुछ रिप्लाई आया था। तो इसमें आज हमें ये टॉपिक क्लियर करने हैं क्योंकि कल से हम काव्य शास्त्र शुरू करेंगे। तो आज हम इसलिए लाइव क्विज नहीं रखेंगे। तो शुरू करते हैं हम हिंदी नाटक का विकास। आपने जो भी किसी का भी कुछ रिप्लाई आया था जरा दोबारा कहें। तो शुरू करते हैं हिंदी नाटक का विकास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं जो भी क्लासेस हुई हैं। इससे पहले हम 70 क्लासेस कर चुके हैं, आज हमारी 71वीं क्लास है। तो गुड इवनिंग जगन्नाथ जी। तो शुरू करते हैं हिंदी नाटक का विकास, उसके जो अलग अलग चरण हैं, उसका उद्भव कब से हुआ, और उसके विकास क्रम किस प्रकार हुआ, वो सभी कुछ। तो हिंदी नाटक साहित्य के शोधकर्ता जो हैं वो 1289 में रचित जो गए सुकुमार रास को हिंदी का सर्वप्रथम नाटक घोषित करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसको ही मान लिया गया, पर ऐसा शोधकर्ता मानते हैं कि हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो यहाँ से इसकी शुरुआत मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो वीर गाथा काल के कवि विद्यापति की रचना जो है गौरक्षा विजय, उसको हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। और इससे अलग आनंद विजय हुआ या उषा हरण, रुक्मणी मंगल, प्रबोध चंद्रोदय, समय सार, रामलीला विहार और हनुमान नाटक, और ये सभी कुछ नाटक कृतियां जो हैं ये हमें मिलती हैं। लेकिन ये सभी केवल नाम के लिए ही नाटक हैं क्योंकि इसमें वास्तव में नाट्य कला के कोई भी तत्व सम्मिलित नहीं है, उनका अभाव है इसमें। तो हिंदी नाटक जो है वो संस्कृत की एक कहें तो समृद्ध नाटक परंपरा से प्रेरित और प्रभावित है। और संस्कृत साहित्य में बहुत ही गौरवशाली नाटककार हुए हैं। संस्कृत के नाटककारों में जो सबसे पहला नाम आता है वो भास का मिलता है हमें। तो इनमें उनके कई नाटक उपलब्ध हैं, जैसे कि स्वप्नवास वदत्ता, ये सबसे प्रसिद्ध उनका नाटक है और कई बार इसके क्वेश्चन आता भी है। और संस्कृत में कालिदास हुए, भवभूति, हर्षवर्धन, ये सभी नाटककार ही हुए हैं। और इनके अतिरिक्त अगर हम नाम देखें तो शूद्रक होंगे, विशाख दत्त होंगे, भट्ट नारायण, ये सभी प्रसिद्ध नाटककार थे जो कि संस्कृत से संबंधित थे। तो वहाँ से ही शुरुआत हो गई थी पहले नाटक लिखने की। तो पहले जब नाटक लिखे गए तो वो केवल नाटकीय काव्य तो थे, लेकिन वो संस्कृत के जो नाटक रहते थे उनका अनुवाद किया गया स्टार्टिंग में। तो पहले कोई मौलिक रचना नहीं लिखी गई। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जो थे उन्हें आधुनिक हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है और हिंदी नवजागरण का उनको अग्रदूत भी कहा जाता है। और हिंदी नाटकों का जो आरंभ है वो हरिश्चंद्र जी से ही स्वीकार किया जाता है क्योंकि उनसे पहले नाटक नाम से कोई भी रचना जो थी वो हिंदी में उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखी थी रचना, और वे या तो नाटकीय काव्य थे जो भी रचना पहले लिखी गई, या फिर संस्कृत के अनुवाद थे। उसमें कला के तत्वों का सर्वथा अभाव रहता था। जैसे प्राणचंद्र चौहान की कृति जो है रामायण महानाटक जो कि 1610 की रचना है, और कवि उदय की रचना थी हनुमान नाटक जो कि 1840 में
ये भी पदात्मक ही थी और ये जो नाट्य रचनाएं नहीं थी। और आधुनिक काल में हम देखें तो भारतेंद्र जी के जो पिता थे गोपाल चंद्र गिरधरदास जी, तो उनकी रचना नहुस 1857 की रचना है, उसको प्रथम रचना माना जाता है। बाकी इसके भी दो कारण हैं उनकी, जो इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके हम दो कारण इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें पद का बाहुल्य था और दूसरा कारण ये था कि नाट्य कला के तत्वों का उसमें पूर्ण पालन हमें नहीं दिखता है। तो इन कारणों से हम नहुस को भी नहीं मान सकते। बाकी अगर कोई प्रश्न में आता है तो आप वहाँ पे नहुस टिक कर सकते हैं, नहुस ही माना जाता है। बाकी उस टाइम पे जो रचनाएं लिखी गई तो हरिओत जी की रचना थी प्रद्युमन विजय, और शीतला प्रसाद जी ने जानकी मंगल रचना लिखी, राधा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक, और श्रीनिवास दास जी ने तप्ता सम्राट नाटकों की रचना हुई उस समय। और 1868 में भारतेंद्र जी का जो विद्या सुंदर नाटक था वो प्रकाशित हुआ। परंतु ये जो नाटक था ये मौलिक नाटक नहीं था, ये भी अनुवाद किया था उन्होंने, हिंदी अनुवाद किया था पंचाशिका का। तो भारतेंद्र जी ने जो रीवा नरेश थे प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो उनकी रचना आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला सर्वांगपूर्ण नाटक माना है। और बाकी उन्होंने अपने पिताजी की जो रचना थी गोपाल चंद्र गिरधरदास जी की रचना जो थी नहुष, उसको हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। बाकी जो भी इससे पहले के नाटक हुए उनमें कुछ ना कुछ तत्व जो थे वो विद्यमान नहीं थे। और आगे देखते हैं इन्होंने किस प्रकार से प्रथम और द्वितीय जो नाटक हैं वो माना है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास द्वारा लिखित नहुस को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है, और दूसरा नाटक जो उन्होंने माना है वो राजा लक्ष्मण सिंह की कृति शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा नाटक माना है। और उन्होंने जो स्वयं लिखा था विद्या सुंदर उसको तीसरा नाटक माना है, और श्रीनिवास दास जी की जो कृति थी तप्ता सम्राट उसको हिंदी का चौथा नाटक उन्होंने स्वीकार किया है। और कुछ विद्वान जो है वो रीवा नरेश का जैसे हमने बात की तो वो विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं, पर इसमें भी जो अंक विधान है और पात्र विधान दोनों जो हैं, पर इसमें जो संवाद लिखे गए वो ब्रज भाषा में लिखे गए थे, इसलिए इसको हम हिंदी का पहला नाटक नहीं कह सकते। बाकी आज मेरी स्पीड शायद ज़्यादा, मैं अगर तेज बोल रही हूँ क्योंकि आज क्लास ज़्यादा करनी है तो समय ज़्यादा नहीं लेते हुए इसको बस क्लास को क्लियर करते हैं, बस कल से अपना काव्य शास्त्र शुरू करेंगे। तो बाकी अब देखते हैं हिंदी नाटक का विकास क्रम जो है उसको, वैसे तो जयशंकर प्रसाद जी को केंद्र में रखकर हम हिंदी नाट्य साहित्य को बांट सकते हैं, और उसमें अगर हम जयशंकर प्रसाद जी का ध्यान रखकर उस प्रकार से बांटे तो प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक होगा, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक होंगे, प्रसाद उत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक होंगे और स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक होंगे। इस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। ओके प्रतिमा जी, तो हिंदी नाटक का जो विकास क्रम है तो हम उनको एक अलग तरह से पढ़ते हैं। बाकी भारतेंद्र जी सबसे पहला जो हमने भारतेंद्र युग के उस रूप में विभाजित किया है, दूसरा संध युग जिसे द्विवेदी युग भी हम नाम दे सकते हैं, और उसके बाद प्रसाद युग, और उसके बाद प्रसाद उत्तर युग, और सबसे लास्ट में जो पांचवा चरण होगा वो होगा वर्तमान अवस्था जो इस समय चल रही है, उसे हम साठोत्तरी युग भी कह सकते हैं, साठोत्तर युग कह सकते हैं। तो ये हमने नाटक का विकास क्रम है और इसी क्रम में हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंद्र युग की। तो प्रसाद जी से पूर्व जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा हिंदी नाट्य परंपरा का सूत्रपात तो हो चुका था, लेकिन सचमुच भारतेंद्र हिंदी नाटक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने अनेक मौलिक नाटक लिखकर हिंदी के नाट्य भंडार को समृद्ध किया, साथ ही उन्होंने संस्कृत और बंगला के श्रेष्ठ नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। और जो उन्होंने अनुवाद किया था वो इसलिए किया था ताकि हिंदी के जो नाटककार हैं वो अच्छे से नाटक लिखने की प्रेरणा ग्रहण करके हिंदी के नाटकों की कमी को पूर्ण कर सकें। देखो, उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए नाटक लिखे, राष्ट्रीय प्रेम पर आधारित नाटक लिखे, तो उन्होंने नए नए विषयों पर नाटक लिखे और जिसका उस समय काफ़ी प्रचलन रहा। और उनके नाटकों में चंद्रावली होगा, अंधेर नगरी है और भारत दुर्दशा है, तो ये जो उनके, और विशेष विस्मौस्तम, सत्य हरिश्चंद्र, ये बहुत ज़्यादा ही कुछ प्रसिद्ध हुए थे। और भारतेंद्र जी की प्रेरणा से और उनके प्रभाव से कहें तो बहुत से नाटककार जो थे उन्होंने रचनाएं लिखी, बहुत से लेखकों ने नाट्य रचनाएं लिखी और जो उस ओर आकर्षित हुए, उनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध भी हुई। जैसे कि
प्रताप नारायण मिश्र जी थे, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, भारतेंद्र जी से प्रभावित होकर। और श्रीनिवास दास जी ने, प्रेमखंड जी ने, राय कृष्ण दास जी ने और राधा कृष्ण गोस्वामी जी ने, इन सभी ने नाटक लिखे हैं भारतेंद्र जी से प्रभावित होकर। और इनके नाटकों में समाज सुधार की हमें भावना मिलती है, देश प्रेम की भावना देखने को मिलती है, और कहीं कहीं हमें हास्य विनोद की भावनाएं भी जगह जगह मिल जाते हैं। बाकी गद्य में खड़ी बोली और पद्य में ब्रज भाषा का उस समय प्रचलन था, तो भाषा सरल और जो प्रचलित थी उसका ही इनमें प्रयोग किया गया। तो इस युग में न केवल नाटकों की रचना हुई बल्कि हिंदी रंगमंच की भी स्थापना के प्रयास भी हुए थे। और जो स्वयं भारतेंद्र जी जो थे उन्होंने भी कई नाटकों में अभिनय किया था। तो ये तो बात हुई भारतेंद्र युग की। और अब हम बात करते हैं संध युग की, तो जिसे द्विवेदी युग आप कह सकते हैं। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बीच का जो समय है उसको संध युग कहते हैं। पूनम जी धन्यवाद। तो उसको संध युग कहा जा सकता है। और इस समय जो 1895 से लेकर 1915 तक का जो समय है वो इस काल का समय माना जाएगा। और भारतीय काल में जिस उत्साह के साथ नाटककारों ने नाटक लिखे थे वो उत्साह इस युग में नहीं देखने को मिला। इस युग के नाटककार जो थे वो या तो जो पूर्व रचित रचनाएं थी, जैसे दूसरी भाषा की रचनाएं थी, उनका अनुवाद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद से कोई नई रचना नहीं लिखी बल्कि, और इतना ज़्यादा प्रभावशाली रचनाएं नहीं हुई। तो ये जो धीमी गति थी वो नाटकों की रचना बहुत ही धीमी हो गई थी। और इस धीमी गति के कई कारण थे, क्योंकि पहला कारण यही था कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जिस अपूर्व उत्साह के साथ नाटकों की रचना में प्रवृत्त हुए थे, तो वो गति जो थी वो एकदम से उनकी मृत्यु के बाद एकदम रुक गई थी। और भारतेंद्र जैसा नेतृत्व जो था वो उस समय नहीं मिल पाया। तो उस नेतृत्वकारी शक्ति का अभाव समझ सकते हैं आप, जो कि इस काल में नाटकों की इतनी अच्छी रचना नहीं हुई। और उनके बाद जो साहित्यकार हुए उनको कोई आगे मार्गदर्शक नहीं मिला उतना अच्छा। और इसी नेतृत्व के अभाव में हम कह सकते हैं कि नाटक साहित्य जो था वो पल्लवित और पुष्पित उसमें नहीं हो सकता। और एक कारण ये भी था उस समय की जो पारसी कंपनियां थी उनका जनसाधारण पर अपना प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। और इस युग में अनुवादित नाटक तो पर्याप्त मात्रा में मिल भी जाते हैं, किंतु मौलिक नाटकों की पर्याप्त कमी है। और पंडित बद्रीनाथ भट्ट के नाटक उस काल में लोकप्रिय हुए। इसके अतिरिक्त विश्वबंधुओं और लोचन प्रसाद पांडे ने भी कुछ नाटक रचना की, किंतु कुल मिलाकर हम अगर माने तो मौलिक नाटकों का लेखन इस युग में बहुत ही कम हुआ था। और पंडित जैसे बात की हमने पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी के, तो चंद्रगुप्त, दुर्गावती, ये कुछ इनके नाटक थे जो कि बहुत लोकप्रिय हुए थे उस समय। और उस समय का ये जो युग था तो भारतेंद्र प्रसाद जैसी प्रतिभाएं जो थी वो इस युग में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन रचनाएं हुई हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो वहाँ पे जो पारसी कंपनियां थी जो जब भारत में आई, तो पारसी नाट्य कंपनियां जो थी उन्होंने अपने सस्ते नाटकों को जनता के बीच प्रदर्शित करती थी। वो रंगमंच पर बहुत अच्छे से प्रदर्शित करती थी, जिसको कोई भी प्रतिभा संपन्न नाटककार भी इस युग में वैसे नहीं जन्मा था। तो उन नाटकों का जो प्रभाव था उसमें लोगों की ज़्यादा रुचि होने लगी। तो ये भी कुछ कारण रहे हैं उस समय जो कि अच्छी रचनाएं नहीं लिखी जा सकी। और अब बात करेंगे प्रसाद युग की। तो ये जो स्वर्णिम युग माना जाता है हिंदी नाटक का, तो भारतेंद्र जी के पश्चात प्रसाद के आगमन से पूर्व काल के लिए हिंदी में मौलिक नाटकों के विकास का मार्ग अवरुद्ध सा दिखाई पड़ता है। और क्योंकि इस काल में किसी भी नाटककार ने उल्लेखनीय मौलिक नाटकों का प्रणयन नहीं किया था। तो ये जो इससे इनके पहले जो नाटककार थे उसमें कोई मौलिक रचनाएं नहीं मिलने देखी गई इतनी अच्छी। और अतः इस युग में एक ऐसी प्रतिभा की बात जो देखी जा रही थी कि जो हिंदी नाटक को एक विकास की चोटी पर ले जा सके। तो इस जो प्रतिभा की खोज जो थी वो प्रसाद जी उसके एक कहें तो वो आगे आए और उन्होंने अपनी प्रतिभा सबके सामने प्रदर्शित की। जो वहाँ पे जो की खोज थी वहाँ पे समाप्त हुई, क्योंकि उन्होंने हिंदी नाटक में जो उनकी नाटक की जो सेवा की वो बहुत ही स्मरणीय है और उसी को स्वर्णिम युग इसीलिए कहा जाता है। तो हिंदी नाटक साहित्य के इतिहास में प्रसाद का युग जो है वो स्वर्ण युग माना जाता है। भारतेंद्र द्वारा जिस हिंदी नाटक भवन की नींव रखी गई थी
प्रसाद जी ने उस नींव पर ऐसे विशाल भवन का निर्माण किया कि जिस पर हिंदी को आज गर्व है। तो इसमें हम आगे अभी रचनाओं की भी बात करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी के करुणालय में वैदिक काल की बात हुई, सज्जन में महाभारत काल की, जन्मेजय का नाग यज्ञ जो था उसमें उपनिषद काल की, अजातशत्रु में बौद्ध काल की, और विशाख में बौद्धों का पतन। तो इस तरह से इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं उस समय लिखी गई और जिससे हिंदी साहित्य बहुत ही, जो कहें तो बहुत ही एक उसको अच्छा मार्गदर्शन मिला और वहाँ पे बहुत ही संपन्न हुआ। तो पहले हम बात कर लेते हैं। जो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने एक कहा था कि प्रसाद जी ने नाट्य क्षेत्र में नाटकों को नए चरित्र, नई घटनाओं, नया ऐतिहासिक देश काल, नया आलाप संलाप दिया है। और इनके बारे में ही प्रोफेसर बिशंबर अरुण जी के अनुसार, ये मैं कथन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार कथन आते हैं, तो प्रोफेसर बिशंबर अरुण जी ने कहा था कि उनके नाटकों में कल्पना की ऐसी ऊंचाई, भावों की ऐसी गहराई और विचारों की ऐसी गंभीरता और कला का ऐसा विस्तार मिलता है जो उन्हें हिंदी के शीर्षस्थ नाटककार की महिमा से मंडित कर देता है। और सचमुच उन जैसा विलक्षण प्रतिभा से संपन्न नाटककार ना तो उनसे पूर्व और ना ही उसके बाद हिंदी में आया है। तो जैसे उनके नाटक की बात की हमने, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव शामनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ और विशाख, ये सभी नाटक उनके बहुत ही प्रसिद्ध हुए और लोकप्रिय हुए। और एक और कथन की बात करें तो डॉक्टर प्रसिद्ध साहित्यकार जो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने, ये प्रसाद जी के बारे में है, तो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने भारतीय मनोविज्ञान को जिस स्पष्टता के साथ अंकित किया है वह न केवल हिंदी की अमर कृति है वरन भारतीय इतिहास और साहित्य की अमूल्य निधि भी है। और अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त उनके 3 ऐसे नाटक हैं जिन पर किसी भी साहित्य को गर्व हो सकता है। तो हम अगर देखें तो पूरे नाटक में जयशंकर प्रसाद जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे उनका, जो जयशंकर प्रसाद जी का योगदान। तो अभी हम देखते हैं अगला जो चरण था प्रसादोत्तर युग। तो प्रसाद जैसी तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाएं जो थी प्रसाद के पश्चात हिंदी नाट्य साहित्य में आई, जैसे कि हरिकृष्ण प्रेमी जी हुए, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हुए, और शेठ गोविंद दास कहें, और उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत, कुछ ऐसे नाटककार थे जिन्होंने अपने नाटकों के प्रणयन के साथ हिंदी नाट्य साहित्य के गौरव में वृद्धि की थी। और हरिकृष्ण प्रेमी जी को विशेष ख्याति जो मिली थी वो समस्या मूलक नाटकों के कारण मिली थी, और समस्या मूलक नाटकों को लिखने की प्रेरणा उनको मिश्र जी को पाश्चात्य नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ से प्राप्त हुई थी। तो ये हमें ध्यान रखना होगा वो किससे प्रभावित थे। और भट्ट जी ने जो पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार के उन्होंने नाटक लिखे हैं। और सेठ गोविंद दास का नाम जो है वो प्रसादोत्तर नाटककारों में विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। और सेठ जी ने जो सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक सभी प्रकार के नाटक लिखे हैं उन्होंने। और जैसे हरिकृष्ण प्रेमी जी की अगर हम बात करें तो उनके ऐतिहासिक जो नाटक थे, शिव साधना, स्वप्न भंग, आहुति और प्रतिशोध, ये सभी जो नाटक थे उसमें राष्ट्रभक्ति में मिलती है हमें, आत्मत्याग, बलिदान, हिंदू मुस्लिम एकता का भाव, ये सभी कुछ हमें उनमें मिल जाता है। और वृंदावन लाल वर्मा जी की अगर बात करें तो उनके नाटक हैं पूर्व की ओर, झांसी की रानी, बहुत ही प्रसिद्ध था। ये तो ऐतिहासिक नाटक उन्होंने काफ़ी लिखे हैं। और बीरबल करके इस तरह से कुछ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे। और नाटकों में शिल्प की दर से अनेक विशेषताएं देखने को मिलने लगी थी इस काल में, और जिसमें एकांकी एक प्रमुख रहा था। तो बता दूं मैं, अभी एकांकी का भी हमें अलग से डिस्कस करेंगे, अलग वीडियो होगा उसका। तो हिंदी एकांकी का उद्भव और उसका जो विकास है तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारे सिलेबस में 4 टॉपिक दिए गए हैं उनको क्लियर करेंगे। तो वैसे नाट्य, भाव नाट्य, रेडियो रूपक आदि भी नाटक के अनेक जो नए नए रूप थे वो इस समय हमें देखने को मिले थे। और अब हम लास्ट बात करते हैं वर्तमान अवस्था की, जो इस समय जो चल रहा है, जो यानी जो इसे हम साठोत्तर युग भी कह सकते हैं, या प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी का स्वतंत्रता जो नाटक था उस हिंदी के
विविध नवीन रूप देखने को मिले हैं जो वर्तमान काल में विकास ग्रहण करते जा रहे हैं। तो ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक के बारे में बात हो रही है। तो आज एकांकी को पृथक रूप में पूर्ण विकसित माना जाता है और इस क्षेत्र में राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर जी हैं, उन्होंने बहुत अधिक काम किया है। और गीत नाट्य भट्ट जी ने विशेष रूप से लिखे थे और पंत जी के गीत नाट्य रजत शिखर में ये सभी कुछ संकलित हैं और रेडियो रूपक जो हैं पंत जी के गीत नाट्य जो हैं वो रजत शिखर में। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो देखो अब क्या कर सकते हैं, चलिए क्लियर करते हैं इसको, थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया। तो रेडियो रूपक लिखने में विष्णु प्रभाकर, रेवती शरद शर्मा, चिरंजीवी, विनोद रस्तोगी, ये सभी जो हैं बहुत ही उल्लेखनीय रहे हैं। और हिंदी में रंगमंच का अभाव रहा है वैसे तो, और नाटकों की ओर तो जनता की रुचि रही बहुत ही कम रही है। उसका ये परिणाम ये हुआ कि हिंदी नाटकों का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हिंदी के नाटकों में जो प्रवृत्तियां दिखाई दी उसमें आधुनिकता का काफ़ी बोध था और स्वतंत्रता के बाद नव निर्माण की आकांक्षा के साथ लोगों में उत्साह का संचार हुआ, लेकिन इस दिशा में नाटकों को असफलता ही मिली। और अगर हम बात करें ये सेम ही टॉपिक है स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटकों में जो प्रवृत्तियां दिखाई दी उसमें आधुनिकता का बोध मुख्य है। स्वतंत्रता के बाद नव निर्माण की आकांक्षा ने लोगों के उत्साह का संचार किया, लेकिन इस दिशा में मिली असफलता ने लोगों को निराश और कुंठित किया। और इन परिस्थितियों में मध्यम वर्ग जो था वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। और इस दौर में जो नाटक लिखे गए उसमें मध्यम वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं व विडंबनाओं का चित्रण किया गया था। और स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी साहित्य में साठोत्तर नाटकों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1960 के पश्चात जो भी नाटक लिखे जाते हैं उनको साठोत्तर नाटक की श्रेणी में आते हैं वो। और इसमें जो प्रमुख हैं जो नाटककार वो हैं हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, ये सभी कुछ उल्लेखनीय। और दूसरी पीढ़ी की अगर बात करें तो विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर और लक्ष्मीकांत वर्मा और शंभुनाथ सिंह और मोहन राकेश, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम देखते हैं हिंदी नाटक और रंगमंच। तो ये जो है इसमें हिंदी में नाटकों का प्रारंभ जो था वो भारतीय युग से पहले से माना जाता है। और उस काल में नाटककारों ने लोक चेतना के विकास के लिए नाटकों की रचना की थी और सामाजिक समस्याओं को नाटकों में अभिव्यक्त किया था। और भारतीय पूर्वी नाटकों व अन्य विधाओं का मंचन हो रहा था उससे पहले। तो हिंदी में साहित्यिक रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश जो था वो आगाह सन अमानत लखनवी के जो इंदर सभा नामक जो नाटक था, जो गीत रूपक था, उससे माना जाता है। और भारतीय इसको नाटकाभास कहते थे। तो हिंदी के जो विशुद्ध साहित्यिक रंगमंच और नाट्य सृजन की परंपरा की दृष्टि से अगर हम देखें तो 1868 बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और भारतीय के नाटक लेखन और मंचीकरण का प्रारंभ भी हमें यहीं से देखने को मिलता है। तो अब हम देख लेते हैं हिंदी रंगमंच और विकास के चरण। तो हिंदी रंगमंच जो था वो संस्कृत, लोक एवं पारसी रंगमंच की पृष्ठभूमि का आधार लेकर विकसित हुआ था। तो हिंदी रंगमंच का प्रारंभ जो है 1853 ईस्वी में नेपाल के माट गांव से में अभिनीत जो विद्या विलाप नाटक से माना जाता है, लेकिन ये नेपाल तक ही सीमित रह गया था। और वास्तव में अगर बात करी जाए तो हिंदी रंगमंच का नवोत्थान जो था वो 1871 से माना जाएगा, जो कि अल्फ्रेड नाटक मंडली से हुआ, जिसने भारतेंद्र राधाकृष्ण दास के नाटकों का मंचन किया था। और हिंदी में अव्यावसायिक रंगमंच का जो सूत्रपात था वो 1868 ईस्वी से बनारस थिएटर के साथ हुआ था। और 1884 में बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई थी। और भारतीय के अंधेर नगरी का जो प्रथम मंचन था वो भी नेशनल थिएटर में ही किया गया था। तो हिंदी रंगमंच के विकास में भारतीय नाटक मंडली 1906 में जो कि उसकी बहुत भूमिका रही है। इस मंडली में लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया था, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र है, सुभद्रा हरण है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सभी कुछ नाटक प्रमुख रहे हैं। और इस नाटक मंडली ने भारतीय युगी नाटकों के साथ साथ प्रसाद युग के जो नाटक थे उनका भी मंचन किया है। और इन्होंने नाटकों को भी सफलतापूर्वक मंचित कर हिंदी में अपने स्वतंत्र रंगमंच के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। तो 1839 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो विक्रम
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो विक्रम परिषद की स्थापना हुई थी उसमें, तो सर्वप्रथम जो हिंदी नाटक जो होते थे उसमें पहले हिंदी जो स्त्री पात्र जो था वो स्त्री नहीं होती थी। तो यहाँ से स्त्रियों को अभिनय करने का, नाटकों में अभिनय करने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो हिंदी रंगमंच के विकास में बलिया नाटक समाज जो था उसकी भूमिका ऐतिहासिक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के जो नाटक यहाँ पे जो प्रदर्शित किए गए थे वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। तो जहाँ पे उसी समय सत्य हरिश्चंद्र और नील देवी नाटक का यहाँ पे मंचन किया गया था, जिसमें भारतेंद्र जी ने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी और इस नाटक को बहुत ही अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। और अब हम बात करते हैं हिंदी का लोक रंगमंच, ये भी महत्वपूर्ण है। तो हिंदी रंगमंच की जो संज्ञा उन नाटक रूपों को दी जाती है जो समुदाय व उल्लास की सामूहिक अभिव्यक्ति होते हैं तथा समाज में प्रचलित कला, धार्मिक अनुष्ठानों और लोक कलाओं से जुड़े हैं। और हिंदी लोक रंगमंच महाकाव्यों, लोक कथाओं, पुराणों आदि का निरंतर मंचन किया जाता है, जिनमें रामायण है, कृष्ण लीला है, महाभारत, ये सभी कुछ प्रमुख है। तो ये सामान्य लोक रंगमंच पर ये सभी कुछ दर्शाए जाते हैं, निभाए जाते हैं भूमिका इसमें। तो हिंदी भाषा के साथ साथ उनकी जो बोलियां हैं उनमें भी अलग अलग शैलियों में नाटकों को प्रदर्शित किया जाता है। तो जो कि उन्हें हम प्रमुख शैलियाँ जो हैं वो यहाँ पे बात करने वाले हैं। नौटंकी, जो कि ये गे नाटक है, इसका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में होता है। और ख्याल की बात करें तो ख्याल लोक नाट्य रूप जो है वो ख्याल राजस्थान में बहुत अधिक इसका प्रचार है, प्रचलित है। तो ख्याल का प्रदर्शन जो है वो पूरे राजस्थान में और उसके आसपास के प्रदेशों में बहुत ही लोकप्रिय रहा है। और स्वांग जो है, स्वांग हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर है। इसमें पद व संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें लोक धुनों का बहुत सुंदर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे तो ये 3 ही दिए गए हैं, बाकी आप सभी कुछ ध्यान रखें क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि कौन सी शैली कहाँ से संबंधित है। और अब बात करते हैं नुक्कड़ नाटक की भूमिका की। तो नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंची नाटकों से भिन्न है और ये रंगमंच पर नहीं खेला जाता है और इसी समानता इसकी रचना जो है वो किसी एक लेखक द्वारा भी नहीं की जाती है। तो बल्कि ये जो वर्तमान सामाजिक विषय होते हैं उनको ध्यान में रखकर नुक्कड़ नाटक खेला जाता है। ये कहीं पे भी, जैसे छठे दशक में हिंदी रंगमंच को कितना शोर है, ये तो छठे दशक में जो हिंदी रंगमंच को आम जनता तक और अधिक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु तथा आम बोलचाल की भाषा में जन सामान्य को संबोधित करने की आवश्यकता से ने नुक्कड़ नाटकों का प्रयोग जो था वो अनिवार्य बना दिया था। और देशव्यापी परिस्थितियों से के बदलने से आम जनता के शोषण में वृद्धि और जन संघर्ष की साहित्य और कलाओं में उभार आया और अभिव्यक्ति को नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत करने की जगह नुक्कड़ नाटकों में एक अलग तरह से प्रदर्शित किया जाने लगा था उस समय। और नुक्कड़ नाटक जो अभी कुछ प्रचलित हैं, नुक्कड़ नाटक जो है वो सामाजिकता और राजनीतिक जो साझेदारी है और दायित्व की ये बात उसमें उठाई जाती है। ये कहीं पे भी प्रदर्शित किए जाते हैं। चाहे नुक्कड़ नाटक जो होते हैं उनका दर्शक समूह भी है, वो सड़क के किनारे चलते हुए लोग भी हो सकते हैं, दफ्तर और कारखाने से निकलते हुए कर्मचारी भी हो सकते हैं, मजदूर भी हो सकते हैं और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 30 से 40 मिनट की जो एक ये पूरी घटना होती है, ये नुक्कड़ नाटक जो होता है वो कहीं पे भी आयोजित किया जाता है और इसमें जो जागृति फैलाना, लोगों को किसी भी स्थिति के बारे में उनमें उनको प्रेरित करना, ये सब उनके विषय रहते हैं। तो इन्हें कोई पूरा नाटक ऐसा नहीं होता कि पहले से कोई नाटक लिखा हुआ है, तो ये ऐसा नहीं होता। बस इसे एक प्रदर्शन इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आप बात करना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक पूरा हिंदी नाटक का विकास से संबंधित। तो इसमें हमने नाटक जो प्रमुख नाटककार हुए हैं उनके अभी बात नहीं की है, बस टॉपिक डिस्कस किए हैं। प्रमुख नाटककार जो हैं ये हम बाद में कभी कर लेंगे, लेकिन अभी हमें ये कई 2 आज ख़त्म करनी है, तो इसके 4-5 टॉपिक रह गए हैं, तो वो रात तक आ जाएंगे वीडियो, आप वेट ना करें। बाकी तो जयशंकर प्रसाद का योगदान की हम बात कर रहे थे। तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उनकी प्रतिभा बहुत, उन्होंने जो नाटक लिखे उससे जो हिंदी नाटक था वो बहुत ही समृद्धशाली हुआ। और ये कुछ हमारा आज का टॉपिक रहा है, हिंदी नाटक का विकास। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और
ये कुछ अन्य माध्यम है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आपका कोई सुझाव विचार कुछ भी है तो आप वो हमें magical3.email@gmail.com पर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।